बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गो के मैंने आपको 23 जून को कमरे अदालत का जो मंजरनामा था, जो अहवाल था, वो भी आपको बताना है कि कैसे तलाल चौधरी साहब और वो जो आयशा रजब बलोच साहब हैं, वो अली गौहर बलोच, वो तमाम किरदार मौजूद थे। ख़ास तौर पे तलाल चौधरी भी और जो आयशा रजब साहिबा भी हैं वो मौजूद थे। ये दोनों वो किरदार हैं जिनके हवाले से आपको पता है मीडिया में बहुत खबरें आई थी। और मैं हैरान था जब मरीम साहिबा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब पर तनकीद कर रही थी कि ख़वातीन के हवाले से उसने बड़े गलत अल्फाज कहे हैं, घटिया रिमार्क्स दिए हैं। तो मैं हैरान हो रहा था कि वो मरीम साहिबा जिनके आगे तलाल चौधरी साहब खड़े थे बिल्कुल, और उनके बिल्कुल पीछे आयशा रजब बलोच साहिबा खड़ी थी, और जिन्होंने इस सारे मामले पर जिस तरह से उन दोनों को चुप कराया और जैसे वो सारा मामला हुआ आप जानते हैं, उस पर तफसील से बात हो चुकी है। लेकिन उसके अलावा कमरे अदालत में जिस तरह से सियासी दरबार लगा, सेल्फियाँ बनाई गई, सियासी मुलाकातें, और वो सारी उन चीज़ों पर बात करूँगा। लेकिन पहले आपको बताता हूँ कि फ़ैसला महफूज होने के बाद तमाम नज़रें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हैं। ये केस क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बात करूंगा, क्योंकि शरीफ खानदान के आसाब पर यह केस सवार हो चुका है। इस केस का नवाज शरीफ के अगर वो कभी पाकिस्तान वापस आते हैं तो उनके मुस्तकबिल से बहुत अहम तल्लुक है। मामला यह है कि ये फाइनल समाअत थी इस नुक्ते के ऊपर कि नवाज शरीफ के केसेस का मुस्तकबिल क्या होना चाहिए। और आप अंदाज़ा लगाएं कि अदालत कितने ओपन माइंड के साथ ये केस सुन रही है। जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब कि इस केस में अदालती मुआविन मुकर्रर किया गया आज़म नज़ीर तारड़ साहब को, जो कई केसेस में शरीफ खानदान के वकील हैं, और नून लीग ने अभी उनको सेनेटर मुंतखब करवाया। नून लीग उनको अपोजिशन लीडर भी सेनेट में बनवाना चाहती थी, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी बन गए। तो बहुत ओपन माइंड के साथ जजेस सुन रहे हैं। इससे ज़्यादा फेयर एक आप समझें कि केस किस तरह सुना जा सकता है कि शरीफ खानदान के इतने करीबी वकील को अदालती मुआविन मुकर्रर करके कहा गया कि आप हमें गाइड कर दें कि कानून क्या कहता है, और उन्होंने उसके ऊपर दलाइल भी दिए। ये अलग बात है कि 2 बार अदालत को उनको कहना पड़ा कि आप शरीफ खानदान के वकील नहीं हैं, आप नवाज शरीफ के वकील नहीं हैं, आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के तौर पर हमारे सामने अदालती मुआविन के तौर पर मौजूद हैं। और इस पर फिर उन्होंने कहा, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने उन्होंने कहा कि मैं जब भी अदालत में आता हूँ सियासी वाबस्तगी बाहर छोड़कर आता हूँ, मुझे अपनी अदालत के एहतराम का ख्याल है, अपनी अदालत की फ़िक्र है कि अदालत जो है कल को जो भी फैसला आएगा उसके अदालत के लिए भी नताइज होंगे। और इस पर आमिर फारूक साहब ने कहा कि ये कोर्ट ऑफ लॉ है, हमने कानून को देखना है, हम इसको नहीं देखेंगे कि हमारे सामने केस किस मुल्जिम का है, वो कितना पावरफुल है, वो कितना ताकतवर है, वो कितना बड़ी शख्सियत है, वो कितनी बड़ी सियासी शख्सियत है, हम इसमें नहीं जाएंगे। हमें जो है वो आप कानून बताएं, हमें नताइज ना बताएं कि हमारे फैसले के नताइज क्या होंगे। हमें नताइज से कोई लेना देना नहीं है, कौन है कौन नहीं है इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें बस ये देखना है कि हम जो भी फैसला करें वो कानून के मुताबिक होना चाहिए। आज़म नज़ीर तारड़ साहब के दलाइल, तमाम दलाइल का लुबे लुबाब ये था कि आप या तो इस केस को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दें, पेंडिंग रखें, दाखिले दफ्तर कर दें, और जब नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए कभी, तो वापस आकर वो इस केस को बहाल करवा लें और दोबारा ये केस सुन लिया जाए। ये एक उनकी दलील थी। दूसरा उनका ये था कि अगर आपने इसको मुस्तरद करना भी है तो आप इसको नॉन प्रोसिक्यूशन पे करें, अदम पैरवी पे करें कि जो मुल्जिम है वो हमारे सामने है नहीं, तो हम इस बुनियाद पे अदम पैरवी पे उसकी दरखास्त मुस्तरद कर रहे हैं। अच्छा, नैब कहती है कि नहीं, आप इसको ऑन मेरिट जो है वो डिसमिस करें। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, मैं अगली समात पे जब जाऊँगा नैब से पूछूंगा कि कन्फ्यूजन है कि वो क्या कहते हैं कि ऑन मेरिट आप इसको डिसमिस करें, तो ऑन मेरिट डिसमिस से क्या मुराद है कि वो नवाज शरीफ के यही 87, 88 की कार्रवाई करके मुकम्मल और नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया गया, मफरूर करार दिया गया इसी अदालत से, तो क्या अब उनकी अपीलें जो हैं वो ऑन मेरिट यानी सुन के अगर अदालत ने फैसला करना तो फिर तो ये कहना चाहिए कि ऑन मेरिट आप इनको सुन के फैसला कर दें, फिर ये क्यों कहा जाता है कि ऑन मेरिट आप डिसमिस करें। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो उन्होंने कहा जी एक और वकील हैं मखदूम हुसैन साहब, वो भी 10 मिनट दलाइल देना चाहते हैं। शुरू में क्योंकि मैं इस समाअत पर भी ताख़ीर से पहुँचा तो मैंने चीज़ें उनसे ली, साकिब बशीर साहब से और फैज़ महमूद साहब से। तो मखदूम हुसैन साहब ने भी फेयर ट्रायल के ऊपर आर्टिकल 10A के ऊपर कि जी फेयर ट्रायल जो है वो आइन में बुनियादी एक हक है, और एक जो आइन जो हकूक़ देता है उनको कैसे किसी को उससे महरूम किया जा सकता है। तो नवाज शरीफ का बुनियादी हक है कि फेयर ट्रायल होना चाहिए। अदालत ने एडमिट कर ली ये अपीलें, अब मेरिट पे सुने और मेरिट पे सुन के इनके ऊपर फैसला कर दें। और ये नहीं है कि आप इनको जो है वो और नहीं, उनका ये था
कि क्योंकि आपने इनको सुनना है तो इतनी क्या आपको जल्दी है, आप जब मुल्जिम आएगा तो वो सामने होगा तो आप सुन लीजिएगा, लेकिन अभी आप इस मौके के ऊपर इन अपीलों को जो है वो ना सुने। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब इसलिए ये बात कह रहे हैं कि आप इनको नॉन प्रोसिक्यूशन पे डिसमिस करें या आप इनको पेंडिंग रखते हैं, क्योंकि अगर ये होता है तो नवाज शरीफ जब भी वापस आएंगे तो वो उनके लिए आसान होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस को दोबारा एक तरह से बहाल करवाना, लगवाना, या इस फोरम के ऊपर जो है वो इस केस को दोबारा किसी तरह से शुरू करवाना। लेकिन अगर इसको अदालत जो है वो मेरिट पे इसको डिसमिस करती है, फिर इनके पास 1 माह होगा अपील का सुप्रीम कोर्ट में। अगर 1 माह के अंदर अंदर ये सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करते और उसके लिए नवाज शरीफ को सरेंडर करना पड़ेगा तो ये अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बगैर तो होगी नहीं। और अगर वो 1 माह भी नहीं, 1 माह में भी वो नहीं उधर हो सकता, तो फिर जब नवाज शरीफ जब कभी भी वापस आएंगे, जो कि शरीफ खानदान के जराए ये बताते हैं कि फिर नवाज शरीफ ये इरादा रखते हैं कि वो उस वक्त आएंगे जब जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे 2023 में, उनके दौर में वो आएंगे। और शरीफ खानदान बहुत पूरी उम्मीद है कि काजी फाइज साहब जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे तो नवाज शरीफ की वो बड़ा बेंच बना के तायात नायली को भी खत्म करेंगे, नवाज शरीफ के इन केसेस को भी खत्म करेंगे। ये शरीफ खानदान की तवक्कुआत है और यही वजह है कि काजी फाइज साहब के मामले में शरीफ खानदान बहुत ज़्यादा उनकी फेवर में भी है, इनके वकला भी उनकी फेवर में है, मरियम तकरीरों में भी उनका जिक्र करती हैं, नवाज शरीफ उनके लिए ट्वीट्स भी करते हैं, पूरे नून लीग के लोग उनके हक में बात भी करते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि फिर क्योंकि वो ये कहते हैं कि क्योंकि हम काजी फाइज ईसा साहब को एहतसाब से बचा रहे हैं, जो उनका एहतसाब नहीं होने दिया जा रहा, और टेक्निकल बुनियादों पे वो केस जो है उनके हक में हो गया कि FPR की रिपोर्ट में आप देख लें उनके अहलिया के हवाले से क्या है, उनके सासों जायदादों के हवाले से क्या है। लेकिन जाहिर है नून लीग ने एक प्रेशर बनाया, अब वो प्रेशर था जो भी था उनके हक में टेक्निकल बुनियादों पर फैसला आ गया। अब शरीफ खानदान ये समझता है कि जब हमने उनको इतनी फेवर दी, उनके हक में एक माहौल बनाया, पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा किया, PDM ने दबाव बढ़ाया, और उस वजह से PDM समझती है कि जजेस को वो दबाव में लाए, या जो जजेस उनके साथ जाना चाहते थे उनको उन्होंने सपोर्ट दी, उनके पीछे खड़े हुए। तो शरीफ खानदान ये समझता है जब फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे तो उनके लिए पे बैक टाइम होगा, जैसे उन्होंने शफकत और मेहरबानी की थी हुदैबिया केस में। तो यहाँ पे भी काजी फाइज साहब जो हैं वो मेरिट पे मबनी, जो शरीफ खानदान के नज़दीक मेरिट है उस पर मबनी उनके हक में फैसला देंगे। और ये भी आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने एक बार फिर कहा कि देखिए ये एक हाई प्रोफाइल केस है। जिस तरह से पहले अदालत ने तहरीरी ऑर्डर में लिख दिया था कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने अपने दलाइल में कहा कि अगर ये किसी आम आदमी का, आम पाकिस्तानी का केस होता तो कोई मसला नहीं था, ये किसी गरीब बंदे का केस होता तो कोई मसला नहीं था, क्योंकि ये नवाज शरीफ का केस है, वो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फिगर हैं, तो इसलिए इस केस को आप जो है वो आम केसेस की तरह ना लें। यानी एक तरह से उन्होंने नवाज शरीफ के लिए अदालत से भी NRO मांगा था, ढील मांगी थी कि आप नवाज शरीफ के केस में स्पेशल उनके लिए सलूक करें, जो कि अदालत ने इनकार कर दिया कि हम उनके साथ कोई भी स्पेशल सलूक नहीं करेंगे। बहुत से इस्लामी कवानीन का भी हवाला दिया गया, पाकिस्तान बनने से पहले के केसेस का हवाला दिया गया। और दिलचस्प बात यह है कि सबसे ज्यादा जो इन्हिसार कर रहे हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो जस्टिस खोसा साहब को 2015 का फैसला उसके ऊपर कर रहे हैं। वही जस्टिस खोसा जिनका पनामा का फैसला इनको पसंद नहीं है, जिनके ऊपर ये हमले करते हैं, जिनको गालियां देते हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, जिनके खिलाफ वो मुझे क्यों निकाला पूरा मार्च किया गया, वो तलाल चौधरी की नाइली हो, निहाल हाशमी की हो, दानिया अजीज साहब का मामला हो, सारे के हमले खोसा साहब पे सबसे ज्यादा थे। उन्हीं खोसा साहब का फैसला नवाज शरीफ के हक में जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है कि जी इस फैसले के मुताबिक आप नवाज शरीफ के केस को नॉन प्रोसिक्यूशन के ऊपर डिसमिस कर दें या इसको पेंडिंग रख लें, वो आके और इसको बहाल करवा लेंगे। और नवाज शरीफ को फायदा देने के लिए खतरनाक दहशतगर्दों के केसेस के हवाले भी जो है वो दिए जा रहे हैं। और इसके बाद अदालत ने यह कहा कि अगर हम डिसमिस कर देते हैं उसके बाद नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और टाइम कंडोनेशन की दरख्वास्त देंगे, अदालत को सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन कर देंगे कि जी मैं इस वजह से पाकिस्तान नहीं आ पाया था, इस वजह से पाकिस्तान नहीं आ रहा था, ये वजूहत थी, और उसके बाद अब मैं आ गया हूँ ये और वो जस्टिफाई कर देंगे उन सारे अपने ड्यूरेशन को जब वो पाकिस्तान नहीं आए, तो अदालत सुप्रीम कोर्ट उनको उनके हक में फैसला दे के सुप्रीम कोर्ट दोबारा ये मामला भेज सकती है हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट देख सकती है इस मामले को, इसलिए फिर भी आपके पास ये ऑप्शन मौजूद रहेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा जोर लगाया आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कि किसी तरह से या तो ये पेंडिंग कर दिया जाए, दाखिले दफ्तर कर दिया जाए, इस अपील को रिकॉर्ड कैसा बना दिया जाए, या इसको नॉन प्रोसिक्यूशन के ऊपर किया जाए। वो नहीं चाहते कि मेरिट के ऊपर ये नवाज शरीफ की अपीलें डिसमिस हो। अगर मेरिट के ऊपर मैंने आपको बताया डिसमिस होती हैं, फिर नवाज शरीफ के पास ऑप्शन बहुत महदूद रह जाएगा। फिर तो यह है कि
हम वैसे तो नवाज शरीफ बड़े लकी हैं, जब 2007 में भी वापस आए थे तो पता नहीं कितने सालों का जो डिले था उसको अदालत ने ख़त्म कर दिया था और मान लिया था कि ठीक है आप डील करके नवाज शरीफ चले गए थे, और उसके बावजूद अदालत ने वो मान लिया था उनकी वजाहत को। गरीब किसी का केस हो तो अदालत एक दिन भी टाइम बार्ड हो तो अदालत कहती है सॉरी टाइम बार्ड है, हम कुछ नहीं कर सकते। आपने 30 दिन में अपील दायर करनी थी, आपने 31 दिन में बात किया, सॉरी। एक दिन की भी अदालत जो टाइम बार्ड होता है वो अदालत उसको नहीं मानती 99% केसेस में। लेकिन नवाज शरीफ के साल साल वो हो जाते हैं। काजी फायसा साहब ने वहाँ पे नवाज शरीफ के हुदैबिया वाले में बड़ा वो कहा था कि इतने दिनों का, इतने अरसे का, इतने सालों का ये टाइम बार्ड है। उससे ज़्यादा सालों का नवाज शरीफ को पहले फ़ायदा मिल चुका था इसी अदालत से। तो ये वो मामला है जिस वजह से शरीफ ख़ानदान ये चाहता है और कि ये किसी तरह से नॉन प्रोसिक्यूशन के ऊपर अदम पैरवी की बुनियाद पे, ताकि पहले नवाज शरीफ फिर हाई कोर्ट में आके और जब आते हैं तो उनको आसानी हो। क्योंकि अब अगर हाई कोर्ट फैसला दे देती है एक माह में, सुप्रीम कोर्ट में भी वो आप ऐसे समझें कि एक माह के अंदर अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट भी ये नहीं जा पाते, जो कि नहीं जा पाएंगे, नवाज शरीफ सरेंडर नहीं करेंगे, तो फिर बाद में इतना आसान नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए ये चाहते हैं कि ये इस तरह से पेंडिंग रहे कि इनको कम अज़ कम फिर इतनी ज़्यादा जो है वो फेवर्स ऊपर से ना लेनी पड़े, जितनी कम हो उतनी बेहतर है, ताकि ऊपर भी अगर काजी फायसा साहब बैठें तो उनके लिए आसानी हो नवाज शरीफ को फेवर देना। कोई इतनी ज़्यादा भी आउट ऑफ द वे जाके ना दें कि फिर सारे पाकिस्तान को पता चल जाए कि देखें ये क्या जो है वो हो रहा है। तो अब बाहर निकल के जो मरीम साहब ने बात की वो एक अलग पहलू है कि उन्होंने अब ये बात कह दिया कि नवाज शरीफ जो है वो बीमार नहीं है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको बता दूँ कि वो भी उसी के साथ ही चलें, आपको बता दूंगा जो अगली मैंने वीडियो करनी है तलाल चौधरी साहब वाली, कि अदालत ने एक बार फिर कहा कि मरीम साहबा को हमने कहा था कि वो ना आया करें, वो आती हैं, इतने ज़्यादा यहाँ पे रश हो जाता है, लोगों की ज़िंदगियों को क्यों ख़तरे में डाल रहे हैं। और अदालत ने कहा कि यहाँ पे मौजूद 90% लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि ये केस है क्या, चल क्या रहा है, क्योंकि अदालत को भी नज़र आ रहा होता है कि वहाँ पे थिएटर एक लगा हुआ है, मजमा लगा हुआ है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि आमिर फ़ारूक साहब को और मोहसिन अख्तर कियानी साहब को रोकना चाहिए वहाँ पे जो तमाशा हो रहा होता है, जिस तरह से वहाँ गपशप हो रही होती है, जिस तरह से छुप छुपा के सेल्फियाँ बन रही होती हैं। तो अब अदालत आज भी फ़ैसला सुना सकती है, कल भी सुना सकती है, परसों भी सुना सकती है, किसी भी वक्त ये फ़ैसला आ सकता है कि नवाज शरीफ के इन केसेस का मुस्तकबिल क्या होगा। नॉन प्रोसिक्यूशन पे ये डिसमिस होती हैं, ये पेंडिंग रह जाती हैं, ऑन मेरिट इनको सुना जाएगा। यानी कोई नवाज शरीफ की तरफ से तो वकील पेश नहीं हो सकता, मफरूर होने के बाद नवाज शरीफ की तरफ से वकील पेश नहीं हो सकता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अदालत स्टेट को कहे, रियासत को कहे कि आप एक वकील नवाज शरीफ की तरफ से अपॉइंट करें, और वो वकील नवाज शरीफ की तरफ से पेश हो, और वो वकील फिर नवाज शरीफ की तरफ से दलाइल दे और अदालत उसको सुन के और फैसला जो है वो कर दे। और साथ ही अदालत ने इसी केस में ये भी फैसला करना है कि नवाज के मरीम और कैप्टन सफदर की अपीलें किस तरह सुनी जाएंगी नवाज शरीफ के मुस्तकबिल का फैसला करने के बाद। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये कहते हैं कि अगर आप तवील अरसे के बाद सुनने के बाद नवाज शरीफ को बरी कर देते हैं, एक स्टेट का वकील आता है, आप उसको सुनते हैं, आप नवाज शरीफ को बरी कर देते हैं, तो फिर भी लोग एतराज़ करेंगे कि वो जो लंदन बैठा हुआ है फिर भी अदालत ने उसको बरी कर दिया है। और अगर आप कन्विक्ट करते हैं, उसको कन्विक्शन बरकरार रखते हैं, उसकी अपीलें डिसमिस करते हैं, तो फिर ये कहा जाएगा कि यार ऐसी कौन सी जल्दी थी, थोड़ा सा सब्र कर लेते, इंतज़ार कर लेते नवाज शरीफ का, तो क्या इतनी जल्दी थी। गो कि कितना अदालत इंतज़ार करे, इतना उन्होंने वो जो नवाज शरीफ को पहले ज़मानत वाले केस में अदालत ने बड़ी तफसील से उसके प्रोसेस को मुकम्मल किया और उनको इश्तिहारी करार दिया। तो अब और ये भी कहते हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब कि आप अगर नवाज को कन्विट कर भी देते हैं, ये मामला ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कल को नवाज शरीफ आ जाते हैं किसी मौके पे और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं इसको दोबारा से सुने, आप ये आ गए, तो आपकी सारी वो टाइम, आपको बहुत कीमती आपका टाइम जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो ये कुछ तफसील थी उस आखिरी समात की, जिसके बाद फ़ैसला महफूज हो गया है। नैब की जानिब से कहा जाता है कि फ़ैसला को आप इन अपीलों को मेरिट पर डिसमिस करें। जहाँ से बरमाना साहब, सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब, इरफान बुल्ला साहब, ये तमाम लोग मौजूद थे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम आप सबका हमें नसरो। अल्लाह हाफ़िज़।